हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स मीन एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। तो बात ये बनता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट क्यों करने लगा। ठीक है, इसका कोई रीज़न होगा ना, ऑब्वियसली इसका कोई रीज़न होगा। ठीक है, रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्दी टिश्यू एंड सेल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अपना हेल्दी टिश्यू और सेल के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो वी नीड टू एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर हेल्दी टिश्यू एंड सेल। तो यहाँ पर आप समझ ही रहे कि मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया। ठीक है, और ये क्या है, लंग। ये क्या है बच्चों, ये हो गया लंग। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब अपने फ्रेश एयर इन्वायरमेंट से लिया, फ्रेश एयर, और एयर के साथ क्या गया, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अल्टीमेट कहाँ तक आके पहुँचा, अल्टीमेट कहाँ तक आके पहुँचा बच्चों, अब बताइए। हाँ, तो अब तो जान ही गए होंगे कि ऑक्सीजन माइग्रेट करके कहाँ तक आ चुका है, लंग्स तक आ चुका है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अभी कहाँ है, लंग्स में है। ठीक है, दोनों लंग्स में है। अब मानिए कि शरीर में, बॉडी में अपना कोई भी जगह पे कोई एक टिश्यू है, और हम जानते हैं टिश्यू में हमेशा क्या रहता है, ऑक्सीजन का डिमांड। टिश्यू में हमेशा क्या रहता है, ऑक्सीजन का डिमांड। ये है एक टिश्यू। ठीक है, तो ये टिश्यू में क्या करा, ब्लड वेसल के थ्रू ये ऑक्सीजन टिश्यू में अपलोड हो गया, यहाँ पर टिश्यू में ऑक्सीजन दे दिया, और टिश्यू ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान या मेटाबॉलिज्म के दौरान यहाँ पर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, मैंने प्रीवियसली बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक एंड वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर लिविंग हेल्दी सेल एंड टिश्यू। तो वी नीड टू एलिमिनेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड from our body, but how, but it is this carbon dioxide, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, फिर से ब्लड वेसल के दौरान ये कहाँ आ जाएगा, ये माइग्रेट करके लंग्स में आ जाएगा। ठीक है, और लंग्स के दौरान, ये लंग्स के दौरान कहाँ चला जाएगा, अब बताइए, ये चला जाएगा कहाँ पर, ये बाहर एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन का प्रोसेस ये कैसे होता है, ये हमको ये लेसन में सीखना है, राइट। अब नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन ये होता है अपना बॉडी में 3 तरीके से। कितना तरीके से होता है बच्चों, 3 तरीके से ये होता है। ठीक है, एक तो जो है, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का, जो बॉडी में जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाय द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव आयन। कौन सा फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज ए फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जो सेकेंड है, जैसे कि 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट होता है एक प्रोटीन के सहारे में, एक प्रोटीन के हेल्प से। वो प्रोटीन का नाम क्या है, वो प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। बट हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेता है, जब कैप्चर कर लेता है, तो उसको हम बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट। क्या बोलेंगे उसको बच्चों, उसको बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट। तो एज ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, या कितना कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये रहेगा 20 to 25%। ठीक है, और लास्ट वाला जो करीबन 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ये क्या हो जाएगा, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात और बताना चाहेंगे आपको कि ये जो दो फॉर्म, ठीक है, तीनों भी फॉर्म, ये एक्चुअली बॉडी से बाहर कौन एलिमिनेट करता है, ये करता है ब्लड। कौन करता है बच्चों, ये करता है ब्लड, राइट। और ब्लड में कौन करता है, एक तो 7% जो है वो करता है डायरेक्ट प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म। ये जो 7% ये क्या होता है, डायरेक्ट डिजॉल्व फॉर्म में रहता है प्लाज्मा में, ठीक है। और बाकी जो ये 70% एंड 20 to 25% ये होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड में एक बड़ा ही अनोखा स्पेशलाइज सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इसका शेप देख के आप बता सकते हैं ये कौन सा सेल है, इसको बोलेंगे RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में हम जानते हैं कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इज, रेड ब्लड सेल इज द शिप ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है, वोरासियसली क्या करता है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन ऐसा एक चैंपियन प्रोटीन है, खुद ऐसा एक चैंपियन प्रोटीन है जो क्या करता है, बहुत सारा फंक्शन बॉडी में क्या करता है, कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जानकारी हीमोग्लोबिन के बारे में बताना चाहूँगा, जबकि मैं इसके बाद डिटेल्स में एंटर करूँगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBC। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये दो पार्ट से बनता है, एक तो हो गया कौन सा पार्ट, हिम पार्ट, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है ये कौन है, ग्लोबिन। दूसरा जो पार्ट है ये कौन है बच्चों, ये हो गया ग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो हिम पार्ट इट इज एक्चुअली ए पिगमेंट, ठीक है। और ये जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है बच्चों, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, एंड दिस ग्लोबिन प्रोटीन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितना पॉलीपेप्टाइड चेन से एक ग्लोबिन प्रोटीन बनता है बच्चों, ये बनता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। उसमें रहता है अल्फा एंड बीटा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें क्या है 2 अल्फा पेप्टाइड और क्या रहता है, 2 क्या रहता है बच्चों, 2 रहता है बीटा पेप्टाइड, ठीक है। तो 4 पेप्टाइड हो गया यहाँ पर 2 बीटा पेप्टाइड हो गया, 2 अल्फा पेप्टाइड हो गया। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन विथ दिस हिम पिगमेंट इज टुगेदर कॉल्ड हीमोग्लोबिन, राइट। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, मेजर फंक्शन प्ले करता है ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ और बेसिक आइडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारी हमको आगे हेल्प करेगा कि कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। तो यहाँ पर हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, थोड़ी सी कुछ और बात जानेंगे जो जानना जरूरी है आपके लिए, राइट। हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बनता है, एक हीम दूसरा ग्लोबिन। और एक बात यहाँ पर बताना है, ये जो हीम पार्ट, ठीक है, ये जो हीम पार्ट इसमें क्या रहता है, आयरन। क्या रहता है बताओ, आयरन कौन सा स्टेट में रहता है, Fe+2 कंडीशन में रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन का कुछ टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है ये 3 टाइप होता है हीमोग्लोबिन का। एक होता है हीमोग्लोबिन A, ठीक है। और एक बात बता देते, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HB। क्या बोलते हैं बच्चों, हीमोग्लोबिन को बोलते हैं शॉर्ट में HB, ठीक है। तो यहाँ पर HbA मतलब हीमोग्लोबिन A, और A स्टैंड फॉर क्या है, एडल्ट, ठीक है। मतलब ये जो हीमोग्लोबिन A ये कहाँ पर पाया जाएगा, एडल्ट में पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, HbA2, ठीक है। मतलब ये जो 2 तरह का हीमोग्लोबिन है ये क्या है, एडल्ट हीमोग्लोबिन,
एडल्ट हीमोग्लोबिन, राइट। और एक तरह का हीमोग्लोबिन जो है, इनमें से सबसे ज़्यादातर अपना एडल्ट बॉडी में कौन सा हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन ए। अबव 90% जो है क्या रहता है, हीमोग्लोबिन ए रहता है। और लिटिल अमाउंट में एडल्ट बॉडी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन A2, राइट। और एक तरह का हीमोग्लोबिन है जिसको बोलेंगे हम हीमोग्लोबिन एफ स्टैंड फॉर फीटस, एफ स्टैंड फॉर फीटस या तो बेबी, ठीक है। तो बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें क्या पाए जाते हैं, या तो जो मदर उम में पल रहे, जो माँ के पेट में पल रहे, उस बेबी में क्या रहता है, फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितना पॉलीपेप्टाइड चेन बताया था आपको बच्चों, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो इसमें से जो एडल्ट हीमोग्लोबिन ए, ये कैसे बनता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन से। कैसे बनता है ये 2 अल्फा चेन रहता है और 2 रहता है बीटा चेन। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन A2 जो है ये रहता है कैसे, 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा चेन से, ठीक है। और लास्ट वाला जो फीटल हीमोग्लोबिन, ये कैसे बनता है, 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस कीजिए कि जो यहाँ पर खाली क्या है, आप एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो अल्फा पेप्टाइड, ये क्या है, तीनों भी हीमोग्लोबिन में ये क्या है, कॉमन है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस किसका है कि यहाँ पर एडल्ट हीमोग्लोबिन ए में रहेगा बीटा, एडल्ट हीमोग्लोबिन A2 में रहेगा डेल्टा, एंड फीटल हीमोग्लोबिन में कौन सा चेन रहेगा, ये गामा चेन, ठीक है। तो ये तो हम बाद में और डिटेल्स में जाएंगे जब हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ तक समाप्त करते हैं। और एक बात जरूरी है कि ये जो फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसका क्या रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और वो एफिनिटी किसके वजह से होता है कि यहाँ पर गामा चेन के मौजूद के वजह से यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का एफिनिटी क्या रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। ये बात आपको समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि ये हमको आगे काम में आने वाला है, ठीक है। अब कोई भी बच्चों को पूछो, 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड, कोई भी बच्चों को पूछो तो वो हीमोग्लोबिन का एटलीस्ट 2 जो मतलब फंक्शन वो इजीली बता देगा। कि कोई भी बच्चा आपको पूछेगा तो वो बता देगा कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, एज वेल एज ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, अभी हमने सीखा भी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। पर मैं आपसे और 2 फंक्शन मांगता हूँ, मतलब और 2 फंक्शन आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि एटलीस्ट एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको ये फंक्शन जानना चाहिए। ये जो हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, ये एक बफरिंग प्रोटीन होता है, BUFFERING, बफरिंग प्रोटीन, ठीक है। मेन ये क्या करता है, बफर का काम करता है। और बफर क्या करता है, बफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ एसिड एंड बेस। किसको बैलेंस करता है, एसिड और बेस को ये बैलेंस करता है। बट हाउ, अब आपको क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय बफर। तो यहाँ पर एक सीधा सा एग्जांपल लेंगे हम। आप मानिए कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये भी मानिए कि यहाँ पर हमने कुछ लिक्विड लिया, कुछ जो सोल्यूशन लिया, और ये जो लिक्विड ये क्या है, एक तरह का बफर सोल्यूशन। हम मान रहे हैं कि एक बफर सोल्यूशन, ठीक है, बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन का नेचर कैसा रहता है, अब मानिए कि इसके अंदर आपने एक ड्रॉप क्या डाला, HCl डाल दिया, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि HCl जो है ये क्या है, एक एसिड है। अब ये बफर के अंदर अगर आप HCl मिला देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, ये सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। पर क्योंकि आपने एसिड जो मिलाया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एसिडिक हो जाएगा। पर ये अगर बफरिंग सोल्यूशन है
तो क्या करेगा, इसका जो पीएच है, इसका जो पीएच मीन पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है, ये क्या करेगा, पीएच को चेंज करने नहीं देगा। ठीक है, ये कुछ हद तक क्या करेगा, पीएच को चेंज करने नहीं देगा। इसका जो पीएच है वो एक जैसा रखेगा। ठीक है, ये होता है बफरिंग सॉल्यूशन का कमाल। ठीक है, तो ये होता है। अब दूसरा तो ये क्या करता है, और एक फंक्शन करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन कैरी नाइट्रिक ऑक्साइड। अब पूछो किससे कि सर नाइट्रिक ऑक्साइड एक क्यों कैरी करता है, क्यों कैरी करता है? इसका भी बायोलॉजिकल एक बड़ा फंक्शन है, मस्त फंक्शन है। देखो ये क्या है, अपना शरीर में बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक ब्लड वेसल रहता है। तो ये ब्लड वेसल के अंदर से क्या दौड़ता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह ब्लड दौड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत नैरो ब्लड वेसल, वहाँ पर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करता है, ये अपना जो हीमोग्लोबिन ये छोड़ देता है। तो ये ब्लड वेसल क्या हो जाता है, ये डाइलेट हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसो डाइलेशन। ठीक है, तो अगर ब्लड वेसल डाइलेट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और वहाँ से ब्लड इजीली भी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ये बात आपको समझ में आया बच्चों? यहाँ तक ये 4 फंक्शन आपको एटलीस्ट हीमोग्लोबिन का याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा क्या है, ये कैसा है, हीमोग्लोबिन जो है ये एक बफरिंग प्रोटीन, मतलब ये किसको बैलेंस करता है, एसिड को एज वेल एज बेस को। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन ये क्या करता है, इसको लेवल में रखता है। और दूसरा क्या है, ये कैरी करता है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो क्या करता है, नैरो ब्लड वेसल को डाइलेट कर देता है, जिसको बोलते हैं वेसो डाइलेशन। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होता है, इजीली नैरो ब्लड वेसल से ब्लड पास हो जाता है। राइट, तो बच्चों अब हम फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अपना बॉडी से। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपना लंग है, लंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या है बच्चों, वो होता है एल्वियोलाई। लंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या होता है, एल्वियोलाई। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एल्वियोलाई ड्रॉ किया। ठीक है, एक एल्वियोलाई ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये एक एल्वियोलाई को कंसीडर करेंगे कि ये लंग है। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने का कोशिश करूँगा कि मानिए कि ये क्या है, आपका राइट हार्ट। ठीक है, और यहाँ पर मानिए कि ये जो है ये आपका लेफ्ट हार्ट। ये कौन है बच्चों, ये राइट हार्ट, और ये इधर हो गया लेफ्ट हार्ट। तो ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, और ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और आप इजीली ये भी बता सकते हैं ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चों ये कोई एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं, ये जस्ट मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब सभी लोग जानते हैं कि ये जो राइट एट्रियम, इसमें क्या है, पूरा बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं बाई सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ये राइट एट्रियम से क्या होगा, वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल के थ्रू ये चला जाएगा किसके पास, ये चला जाएगा लंग्स के पास। इसके पास चला गया, लंग्स के पास। ठीक है, ये लंग्स के पास चला गया। अब लंग्स में उस समय आपने सांस लिया तो क्या आया, ऑक्सीजन। क्या आया बताइए, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में क्या हो गया, यहाँ पर से लंग्स से ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड होके ये वापस कहाँ पर आया, ये वापस आया आपका लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज दिया, इसको भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको क्या करा, थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एक सिंपल डायग्राम बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने का कोशिश करता, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया, और तो ये क्या है, आर्टेरियल ब्लड है। ये क्या है बताइए, आर्टेरियल ब्लड, आर्टेरियल ब्लड। राइट,
और इस साइड में क्या है, ये हो गया आपका वेनस ब्लड, वेनस ब्लड, ठीक है। मीन ये वेनस ब्लड में क्या रहेगा, ये रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। और ये जो आपका आर्टेरियल ब्लड, ये क्या रहेगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा अल्टीमेटली, ये आएगा एक टिश्यू में। कहाँ पर आएगा बच्चों, ये अल्टीमेटली कहाँ आएगा, ये आएगा एक टिश्यू में जहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड हो, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमेशा ऑक्सीजन का डिमांड कहाँ पर रहता है, टिश्यू या सेल में, ठीक है। तो ये टिश्यू क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, यहाँ पर आके ये क्या करेगा, यहाँ पर सारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये ब्लड वेसल के अंदर ये क्या होता है, आप जानते होंगे ये क्या है, आरबीसी। बताइए क्या है ये, आरबीसी। और ये आरबीसी क्या करा, ये ब्लड को लेके आया कहाँ पर, टिश्यू पे। और टिश्यू में आके आरबीसी ने क्या कर दिया, बताइए, ये ऑक्सीजन को यहाँ पर डिलीवरी कर दिया। और ऑक्सीजन को ये टिश्यू यूटिलाइज करके यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यही ब्लड के थ्रू क्या करेगा, ये धीरे धीरे ब्लड में एंटर करेगा। और ये ब्लड कहाँ पर एंटर करेगा, वेनस ब्लड में। वेनस ब्लड इसको लेके जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहाँ आएगा, ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बताइए, ये बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, बाहर ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बट कैसे, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। ये प्रिलिमिनरी बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए अब कुछ बात ऐसा करेंगे हम कि यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हम जानेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रेशर रहता है, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रेशर रहता है, जिसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कैसे लिखेंगे, PCO2। PCO2 मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में या एल्वियोलाई में कितना है, यहाँ पर है 40 mmHg, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पर, ये जो आपका आर्टेरियल ब्लड में, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर PCO2 मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है सेम जैसे कि यहाँ पर लंग्स में मिला, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना है, 40 mmHg, ठीक है। अब देखेंगे और दो जगह कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आ गया ये टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पैदा हुआ, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। PCO2 यहाँ पर कितना है, 45 mmHg, कितना है बच्चों बताइए, ये है यहाँ पर 45 mmHg, ठीक है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर, वेनस ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेन में भी कितना रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 इन वेन इज ऑल्सो 45 mmHg। ये बात आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है, मैं समझ लेता हूँ, आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एक एक करके वो जो 3 तरीका बताया था कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 7% डायरेक्ट किसमें, डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजोल्व होके क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर इस स्कीमेटिक डायग्राम में मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ एक टिश्यू, ये क्या ड्रॉ करा बच्चों, ये एक टिश्यू है, ठीक है। और एक टिश्यू में क्या है, क्या जमा हुआ, यहाँ पर भर पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ ड्यू टू मेटाबॉलिज्म एंड
रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये ब्लड के थ्रू यहाँ पर क्या आया, आरबीसी, क्या आया बताइए, आरबीसी। तो हम यहाँ पर एक बड़ा सा आरबीसी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा आरबीसी हमने ड्रॉ किया। ये कहाँ से आया, आरबीसी आर्टेरियल ब्लड से, मतलब एक कार्बन क्या लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है। ये तो ये आरबीसी क्या किया, ऑक्सीजन किसको डोनेट कर दिया, टिश्यू को डोनेट कर दिया, और ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ये टिश्यू क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टिश्यू में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना बताया था, PCO2 कितना बताया था, 45 mmHg, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आरबीसी अभी फ्रेश आया, ये आरबीसी में पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg, ठीक है। तो आप ये भी बात जानते होंगे कि गैस का एक नेचर रहता है, गैस हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो ब्लड आया यहाँ पर, ये ब्लड का प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर 40, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है, 45। तो ऑब्वियसली कहाँ पर जाएगा, यहाँ से प्रेशर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा बताइए, ये अपना आरबीसी में चला जाएगा, ठीक है, आरबीसी में चला जाएगा। और कुछ आरबीसी, ठीक है, कुछ आरबीसी नहीं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गया टिश्यू से पार्शियल प्रेशर के थ्रू आरबीसी में चला गया। अब क्या करेगा, ये आरबीसी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि CO2 इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर आवर हेल्दी टिश्यू एंड सेल। तो CO2 को CO2 में रखा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये आरबीसी मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर क्या करता है, जो आरबीसी ये बड़ा क्लेवर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको किसके साथ बताइए, पानी के साथ मिला देता है। किसके साथ मिला देता है बच्चों, ये मिला देता है कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ, पानी के साथ, H2O। किसके साथ बताइए, H2, अरे यार यहाँ पर मिला देता है H2O, ठीक है। तो जब भी ये आरबीसी के अंदर हो रहा है, जब भी CO2 और H2O मिल गया, तो ये क्या हुआ, ये दोनों मिलके एक केमिकल रिएक्शन करा, दोनों मिलके क्या करा, एक केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके क्या बनाया, कार्बनिक एसिड, H2CO3, क्या बनाया बच्चों, कार्बनिक एसिड, ठीक है। और ये रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा ही अनोखा चैंपियन एंजाइम का ज़रूरत होता है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज, ठीक है। तो और एक बात इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बनाया इसने, कार्बनिक एसिड। और ये रिएक्शन कौन करा, ये रिएक्शन करने में मदद करा कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोल के एक एंजाइम, राइट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोल के एक एंजाइम, ठीक है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये क्या है, एनिमल बॉडी में पाए जाने वाला फास्टेस्ट एंजाइम। क्या है ये बताइए, ये एनिमल बॉडी में पाए जाने वाला सबसे तेज एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम, राइट। अब ये तो कर दिया, पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गया फिर से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, एसिड, समझ रहे। तो एसिड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर सेल। तो ये एसिड को फिर से क्या करेगा, ये दूसरा प्रोडक्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, फिर से केमिकल रिएक्शन होगा, H+ बनेगा, और साथ में और क्या बनेगा बताओ, H+ आयन के साथ साथ, यहाँ पर मैं आरबीसी को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। H+ आयन के साथ साथ यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा बाइकार्बोनेट, HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट बन गया। तो यही तो अपन को बनाना था, ये बाइकार्बोनेट ही तो बनाना था। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि ये जो रिएक्शन ये होके देखिए यहाँ पर एक खतरनाक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है प्रोटॉन, H+ आयन, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर
ये जो एंजाइम फिर से करा, ये जो रिएक्शन ये जो रिएक्शन करा, ये रिएक्शन भी कौन कंडक्ट कराएगा, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने ही कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। यहाँ पर देखिए फिर से क्या बना, H+ आयन। ठीक है, और हम जानते हैं कि H+ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द pH। ठीक है, अब क्या है, सेल का pH जब जितना H+ आयन बढ़ेगा, सेल का pH उतना क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, pH एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, सेल का मौत हो सकता है। तो अब क्या होगा, अब एक और चैंपियन प्रोटीन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। मैं आरबीसी को फिर से थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और जगह भी चाहिए। ठीक है, और जगह चाहिए। तो मानिए कि इसके अंदर ये क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। मैंने पिछले बार बताया था आपको। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, मैंने 3 नंबर फंक्शन में बताया था। हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक्ट एज बफर। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेता है, हुक कर लेता है, ये पकड़ लेता है। तो क्या हो जाता है, इसका एसिडिक जो एनवायरनमेंट है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब शांत कर देता है। तो ये मतलब ठीक ठाक रहता है। समझ में आया, ये हेल्दी सेल में ऐसा जरूरी है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर सेल बिकॉज इट मेक द सेलुलर एनवायरनमेंट एसिडिक। ठीक है, तो ये चीज़ शांत हो गया। दूसरा बात, अभी देखिए यहाँ पर क्या जम गया, बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन को क्या करेंगे, हम प्लाज्मा में भेज देंगे। ये जो आरबीसी के बाहर जो चीज़ें हैं, ये क्या है, यहाँ पर ये प्लाज्मा। ठीक है, ये है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन को हम क्या करेंगे, इसको बाहर शिफ्ट कर देंगे, HCO3-। जब भी हम बाहर शिफ्ट कर देंगे तब एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ से नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है। देखिए बाइकार्बोनेट पे एक नेगेटिव चार्ज लगा वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव आयन जब बाहर जाएगा, कॉन्टिन्यूसली अगर बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेल इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो है इसका ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर सेल इज़ वेरी वेरी चैंपियन। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन आयन को ये अंदर भेज देगा। ठीक है, तो ये जो घटना है इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये घटना याद रखें। एक बात और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फ्यूज़ करा दे रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ कौन फ्यूज़ करा रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और बना दे रहा है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर से टूट जा रहा है, इसमें H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये जो H+ आयन टेम्पोररीली बनता है, ठीक है, ये बाद में जाके हीमोग्लोबिन इसको उठा लेता है, क्योंकि ये बफरिंग प्रोटीन है। आप देखिए ये जब भी H+ आयन छूटता है तो क्या होता है, सेलुलर एनवायरनमेंट जो है इसका pH जो है ये क्या होता है, डाउन होता है। pH डाउन होने के वजह से क्या होता है, ये देखिए हीमोग्लोबिन क्या H+ आयन को पकड़ के रखा, तो हीमोग्लोबिन खुद क्या हो गया, थोड़ा सा एसिडिक। और एसिडिक हीमोग्लोबिन क्या करता है, बड़ा जल्दी से क्या करता है, ये क्या लाया था यहाँ से, ऑक्सीजन। क्या लाया था बताइए बच्चों, ये लाया था ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लाया था। तो ये क्या करता है, जब भी ये हीमोग्लोबिन H+ आयन को पकड़ने लगता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को और तेज़ी से डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो इस घटना को हम बोलेंगे बोहर इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, बोहर इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इस घटना को, कि हीमोग्लोबिन जितना जल्दी H+ आयन को खुद पकड़ लेगा तो उतना जल्दी क्या करेगा, ये वोरासियसली ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये टिश्यू में डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट जो है, बोहर इफेक्ट ओकर इन पेरीफेरल टिश्यू। कहाँ पर होता है, पेरीफेरल टिश्यू। बोहर इफेक्ट कहाँ पर होता है बच्चों, ये होता है पेरिफेरल टिश्यू में। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, इधर फोकस कीजिए। ये जो प्रोटीन
ये जो प्रोटीन, ठीक है, ये जो प्रोटीन क्या किया, ये प्रोटीन क्या किया, बाइकार्बोनेट आयन को बाहर शिफ्ट कर दिया और क्लोरीन आयन को क्या कर दिया, अंदर भेज दिया, ठीक है। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन का एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, ये आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का जो नाम है, इस एक बड़ा सिंपल नाम है, इसका नाम प्रोटीन बैंड 3, इसका नाम क्या है, प्रोटीन बैंड 3। याद रखोगे बच्चों, ये जो प्रोटीन है आयन एक्सचेंजर, इस प्रोटीन का नाम क्या है, बैंड 3, ठीक है। अब देखिए ये जो घटना है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो अपना 70% कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, बताइए, ये ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। अब ये बाइकार्बोनेट आयन ये प्लाज्मा में ही है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बड़ा बनाया, तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा के अंदर आ गया, बाहर आ गया आरबीसी का, तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा के थ्रू कहाँ पर एंटर करेगा, बताइए, ये वेनस ब्लड में एंटर करेगा। कहाँ पर एंटर करेगा बताओ, वेनस ब्लड में, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 70%। अब देखिए, अब पार्शियल प्रेशर के वजह से पहले ही क्या हो जाएगा, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में माइग्रेट कर जाएगा, प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड माइग्रेट कर जाएगा। कितना माइग्रेट करेगा, ये करीबन माइग्रेट करेगा कितना, 7%। मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा के थ्रू कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेड बाया द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर की वजह से पहले ही हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा में 7% हो गया, ये डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में चला गया, और बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू कितना परसेंट गया, ये गया आपका 70%। अब ये जो 70% ये कहाँ पर चला गया, आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर एक बात और, मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ और बात आपको बताना है, ठीक है। ये डायग्राम मैं मिटा दे रहा हूँ, राइट, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब तो एक बात और बच गया, ठीक है, एक बात आपका और बच गया, वो कौन सा बात है, PCO2, राइट। एक बात और बच गया, देखिए हमने 70% का बात कर लिया कि बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है आपका 70% ट्रांसपोर्ट हुआ HCO3 माइनस आयन के थ्रू, और डायरेक्ट प्लाज्मा के थ्रू कितना गया, डायरेक्ट प्लाज्मा के थ्रू गया 7%, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बताया था कि 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये बात आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं प्रीवियसली आपको बताया था बच्चों, आप शिकायत मत करना, कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बनाया, ठीक है, और वो भी क्या है, जस्ट टेम्पोररी बनाया। अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन अगर है तो उसका एक एंड में क्या रहता है, एमिनो ग्रुप NH2, और एक एंड में क्या रहता है, COO माइनस, क्या रहता है बच्चों, एक एंड में रहता है आपका कौन सा, NH2 मीन एमिनो ग्रुप, और एक एंड में क्या रहता है, COO माइनस, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस एंड को बोलेंगे हम N एंड, और इस एंड को बोलेंगे C एंड। अब क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का एक और प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करता है, हाँ तो बच्चों एक बार और बता देते कि ये जो है, ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसका एक एंड में क्या लग गया, आप जानते होंगे कि NH2 रहेगा, मतलब एमिनो ग्रुप, और दूसरा एंड में क्या रहेगा बच्चों, रहेगा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करता है, ये जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो एंड है, यहाँ पर क्या करता है, ये एक COOH मीन क्या है, COOH, ठीक है, इसको पकड़ लेता है। H तो फिलहाल पहले से ही रहता है, और यहाँ पर इसने उठा लेता है क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये देख रहा है COO, मतलब क्या है, CO2, क्या है बच्चों, CO2, ठीक है। तो ये CO2 को क्या करता है, इन्होंने यहाँ पर पकड़ लेता है, ठीक है, यहाँ पर इस CO2 को क्या करता है, पकड़ लेता है।
तो जब भी हीमोग्लोबिन CO2 को ऐसे पकड़ लेता है तो उस तरह का हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इस तरह का ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में ये क्या करता है, वेनस ब्लड में डाल देता है। और तो ये हो गया कितना परसेंट, ये हो गया 20 to 25%। और ये सारा जो है 7%, 70% एंड 20 to 25%, ये कहा गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहा जाएगा ये लंग्स के पास। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। तो लंग्स में क्या आया, उस समय अपने सांस लिया ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन आया। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये एल्वियोलाई में छोड़ देगा। पर कैसे छोड़ देगा ये बात मैं अभी डिस्कस करूँगा यहाँ पर, राइट। तो देखिए आप तो अब देखिए यहाँ पर मैं ये डायग्राम को मिटा रहा हूँ, मिटा के मैं फिर से बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आपने बेसिक स्कीम तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बातें जो है मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो इसको भी मैं मिटा देता हूँ और नया बनाता हूँ, राइट। अब देखिए बच्चों, अब खुद बताइए ये क्या है, ये हो गया एल्वियोलाई, राइट। एल्वियोलाई मीन मैंने क्या बताया आपको कि इसको आपको कंसीडर करके चलना है कि ये लंग है, ठीक है। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना था CO2 का, PCO2 इन लंग इक्वल टू 40 mmHg, आपको याद होगा, ठीक है। और इस साइड से यहाँ से क्या आ रहा है बताओ, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये जगह से क्या आ रहा है, वेनस ब्लड, ठीक है। और ये ब्लड में क्या है 70% क्या है, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। और ये ब्लड में क्या है 7% प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में आ रहा है, प्लाज्मा के थ्रू आ रहा है, प्लाज्मा के थ्रू आ रहा है। और जो 20 to 25% है ये आ रहा है एज ए फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये टोटल जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। और ये जा रहा है कहाँ पर, लंग्स पे, ठीक है, लंग्स पे जा रहा है। और लंग्स में से ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर, ये एल्वियोलाई में रिलीज़ कर देगा और यहाँ से ऑक्सीजन कैरी करके ये पूरा फिर से क्या करेगा, बॉडी टिश्यू में सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इसका बीच का जो ये घटना है ये हमको क्या करना है, यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो अब समझ ही रहा है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक बड़ा सा, फिर से एक बड़ा सा RBC, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक फिर से बड़ा सा RBC। और ये RBC कहाँ से आया बताओ, ये आया कहाँ से, ये आया आपका वेनस ब्लड से। और अब जानते हैं कि ये जो वेनस ब्लड था, वेनस ब्लड में PCO2 कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PCO2 था 45 mmHg, ठीक है। और यहाँ पर ये गया कहाँ पर, लंग्स में, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 40 mmHg। तो जो डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू जो आया था डिजॉल्व फॉर्म में 7%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्लाज्मा से डायरेक्टली कहाँ चला गया, ये चला गया एल्वियोलाई में, ठीक है, डायरेक्टली चला गया। और एल्वियोलाई से ये कहाँ, बाहर एग्जिट हो गया। समझ में आ गया आपको, ये बाहर एग्जिट हो गया। ये कितना गया, ये गया 7% जो प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में आया था। अब देखिए प्लाज्मा में यहाँ पर और भी क्या है, प्लाज्मा में यहाँ पर क्या है HCO3 माइनस आयन, यहाँ पर प्लाज्मा में है ना, जो बाइकार्बोनेट के थ्रू गया था। और यहाँ पर एक प्रोटीन था, उसका नाम क्या बताया था मैंने, बैंड 3। तो फिर से क्या करेगा, ये बैंड 3 प्रोटीन बाइकार्बोनेट आयन को अंदर ले लेगा, RBC के अंदर ले लेगा, ठीक है। जब भी बाइकार्बोनेट के अंदर ले लेगा तो यहाँ से क्या, जो क्लोरीन आयन इसने लिया था, ये क्लोरीन आयन को क्या कर देगा, ये फिर से भेज देगा बाहर, ठीक है। तो इस घटना को भी क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोराइड शिफ्ट। तो क्या हुआ, ये जो है बाइकार्बोनेट आयन ये क्या है, अभी हीमोग्लोबिन के अंदर है HCO3 माइनस। और आप समझ ही सकते हैं कि ये बाइकार्बोनेट को फिर से क्या करा, ये बाइकार्बोनेट आयन को फिर से क्या करा, इन्होंने किसके साथ मिला दिया बताइए। यहाँ पर एक और बात बताना है, यहाँ पर ये कौन था, ये था अपना हीमोग्लोबिन। और आपको याद होगा हीमोग्लोबिन किसको पकड़ के रखा था, H+ आयन को। तो इन्होंने H+ आयन को रिलीज़ कर दिया। जब भी रिलीज़ कर दिया तो यहाँ पर ये आके बाइंड हो गया। तो
H प्लस आयन बाइंड हो गया किसके साथ, बाइकार्बोनेट आयन के साथ, और ये बना दिया क्या, फिर से बैक करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3, ठीक है। और ये भी रिएक्शन कौन करा बताओ, ये करा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो मैंने प्रीवियसली बताया था, ठीक है। फिर से देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये जो आपका क्या है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी करा था, ये बैकवर्ड रिएक्शन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब क्या करेगा, ये जो बाइकार्बोनेट क्या बना, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड फिर से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा बताइए, ये कहाँ से बना था, ये यहाँ से कैसे टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और बन जाएगा H2O, ठीक है। देखो रिस्टोर होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फिर से कहाँ आ जाएगा आपका एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला गया। तो ये हो गया कौन सा, CO2 कितना 70%, और 7% जा चुका है। और इसने क्या करा था, ये जो आपका कौन है हीमोग्लोबिन, इसने और भी क्या करके रखा था, इसने यहाँ पर क्या करके रखा था, COOH, यहाँ पर COOH कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या करा था, पकड़ के रखा था। आपको याद है जिसको हमने बोला था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से ये भी जो CO2 है, ठीक है, ये CO2 को भी क्या करा, भेज दिया यहाँ पर, और क्या करा, स्टेटस, खुद का स्टेटस को इन्होंने मेंटेन करा, फिर से हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना परसेंट, ये जो है ये हो गया आपका 20 to 25%, ठीक है। तो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमने नहीं सॉरी ये RBC ने ट्रांसपोर्ट कर दिया अपना बॉडी का जो मैकेनिज्म इसके थ्रू, ठीक है। अब एक और MCQ यहाँ से बनता है। देखिए बच्चों, एक घटना हुआ था पेरिफेरल टिश्यू में जिसको हमने बोला था बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट में क्या हो रहा था, H प्लस आयन पकड़ रहा था, H प्लस आयन पकड़ रहा था कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन एसिडिक बन रहा था। तो इसके वजह से जल्दी क्या कर रहा था, ऑक्सीजन का डिलीवरी टिश्यू में दे रहा था। अब क्या हुआ, ये इसका उल्टा घटना यहाँ पर हुआ। अभी देखिए H प्लस आयन को इसने छोड़ दिया और एक इसके साथ मिल गया, बाइकार्बोनेट के साथ मिल के कार्बोनिक एसिड बना दिया। तो क्या हो गया, इसका एसिडिटी कम हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जल्दी से क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में पास कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ, लंग्स में आपने सांस भी तो लिया था, सांस के साथ क्या आया था, ऑक्सीजन अंदर आया। तो ये ऑक्सीजन को फिर से अपलोड भी तो करना है हीमोग्लोबिन में। तो ये फिर से क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड कराया, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन का एक उल्टा इफेक्ट, जबकि हीमोग्लोबिन पेरिफेरल टिश्यू में क्या करा था, ऑक्सीजन को डिलीवरी दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, पल्मोनरी टिश्यू में, यहाँ पर लंग्स में क्या कर रहा है, ये उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन को फिर से खुद के अंदर अपलोड करके ले रहा है। तो इस घटना को बोलेंगे हम हल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो पेरिफेरल टिश्यू में होता है क्या है, बोहर इफेक्ट, और पल्मोनरी टिश्यू में क्या होता है, लंग्स साइड में यहाँ पर होता है हल्डेन इफेक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों, आई होप you enjoy the video and make clear your sense, right? So thank you for watching.